नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। आज नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, उष्मागतिकी। यह फिजिकल का आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इनऑर्गेनिक का कुछ थोड़ा सा रह जाएगा। एक तो एस बाकी है, एक हाइड्रोजन बाकी है, एक पी ब्लॉक बाकी है, ठीक है ना। उसके साथ ही फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक दोनों कंबाइंडली आपके कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनली स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ठीक है ना। यानी थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल का लास्ट हो गया। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन। एस और हाइड्रोजन बहुत छोटे हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। पी ब्लॉक में भी ज्यादा याद करने का काम आपका रहेगा, मेरा बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं उष्मागतिकी। ये उष्मागतिकी और उष्मा रसायन दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है चैप्टर, ठीक है ना। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला पोर्शन उष्मा रसायन है, थर्मोकेमिस्ट्री। दूसरा उष्मागतिकी है। लेकिन इसको हम कंबाइंडली एक ही चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। बुक में भी आपके यह एक ही चैप्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। मैं इसे थर्मोडायनेमिक्स ही लिख रहा हूं। वैसे ये दो भागों में बटा है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। अभी शुरुआत में थर्मोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन चलेगा, बाद में थर्मोडायनेमिक्स वाला चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स में भी आता है, या तो आ गया होगा या आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन सेम है, वहां का थर्मोडायनेमिक्स और यहां का थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज कि थर्मोकेमिस्ट्री वहां नहीं है। यानी एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स का जो शुरुआती पोर्शन में करवा रहा हूं वह आपके भौतिकी में नहीं मिलेगा। अरे थर्मोकेमिस्ट्री क्यों मिलेगा भैया भौतिकी के अंदर, ठीक है ना। रसायन क्यों मिलेगा। स्टार्ट करते उष्मा रसायन से, जिसको उष्मागतिकी का एक भाग माना जा सकता है, ठीक। अब पढ़ते क्या है हम लोग, उष्मा रसायन में क्या पढ़ाई करनी है। उष्मा रसायन में हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रक्रमों में हुआ उष्मा का बदलाव, हीट का चेंज। तो उसे जानने और समझने के लिए शुरुआत की जाएगी हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उष्मा अभिक्रिया उष्मा, है ना। इस टॉपिक से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। समझिएगा किसको कहते हैं, कैसे ज्ञात करना है, सारी चीजें। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया की उष्मा या अभिक्रिया उष्मा ऐसे ही लिख देते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन एज हीट ऑफ रिएक्शन। इसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, या इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। हीट की जगह एंथैल्पी टर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। एंथैल्पी हिंदी में भी एंथैल्पी लिख देते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। अभिक्रिया उष्मा, भाई अभिक्रिया उष्मा क्या है। किसी भी रिएक्शन में उष्मा का बदलाव कब, जब उसके जो अभिकारक हैं वह अपनी बैलेंस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से क्रिया कर जाएं। मतलब अरे भाई एक बैलेंस इक्वेशन लिखता हूं कि नहीं मैं, किसी भी रिएक्शन के लिए एक बैलेंस रिएक्शन तो आएगी। उस बैलेंस रिएक्शन के अनुसार यदि उसके अभिकारक क्रिया कर रहे हैं पूरी तरह से, तो जो हीट निकलेगी या लगेगी, ध्यान रखना दोनों हो सकता है। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक मतलब हीट लगती है तो धनात्मक, निकलती है तो ऋणात्मक। दोनों तरह की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, जिनमें उष्मा लगे वो भी, जिनमें उष्मा निकले। आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के रूप में हम इनको जानते हैं, भली बात है, आपको क्या है। तो देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप मामला चला देते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। अभिक्रिया की संतुलित समीकरण के अनुसार अभिकारकों के पूर्णतः क्रिया करने पर हुआ उष्मा का परिवर्तन ध्यान रखिएगा, परिवर्तन टर्म यूज हो रहा। परिवर्तन दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। क्या कहलाता है, अभिक्रिया उष्मा। डेल्टा HR से मैं इसको व्यक्त करूंगा।
इसको हम बताएंगे डेल्टा एच आर। आप जानते ही हैं, ये नई बात तो है नहीं कि एंथैल्पी को डेल्टा एच से व्यक्त करते हैं। कितनी बार जाने इस बात को, हमने पहले भी बताया है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण बताता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा है मैंने यहां पर, C सॉलिड प्लस O2 गैस से बन रहा है CO2 गैस। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, ठीक है ना, तो फिर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, क्योंकि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार 12 ग्राम 32 ग्राम से क्रिया करना चाहिए, तो जो हीट रिलीज होगी उसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यानी मैं इसको यहां स्पष्टीकरण कर देता हूं कि 12 ग्राम कार्बन के 32 ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतः क्रिया करने पर, हालांकि हमको यह बात तो मालूम है कि इस प्रोसेस में हीट निकलती है, क्योंकि ये तो कंबंशन है, दहन है ना, कंबंशन है, तो इसमें हीट निकलती है। लेकिन अभी भी मैं यहां पर यही लिख रहा हूं कि हुआ परिवर्तन, ठीक है ना, क्योंकि एक यूनिवर्सल आइडिया हो जाएगा उससे। सो पूर्णतः क्रिया करने पर हुआ उष्मा परिवर्तन। ध्यान रखें, मैं परिवर्तन शब्द ही यूज कर रहा हूं, हालांकि यहां हमको मालूम है कि इसमें उष्मा निकलती है। किसी भी दहन प्रक्रम में हमेशा उष्मा निकलती है। डेल्टा एच आर यानी हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ध्यान रखें कि डेल्टा एच आर के आधार पर, यानी अभिक्रिया उष्मा के आधार पर, यहां पर एक बात मैं कह सकता हूं, अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है ना, कॉमन सेंस है, ये तो मालूम ही हमको। अभिक्रिया उष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन से होते हैं, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है हमको। सो अभिक्रिया उष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ये हम बहुत प्रारंभ से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। दो प्रकार की कौन सी होती है, तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है वह है बेटा उष्माशोषी, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ध्यान रखें, एंडोथर्मिक की विशेषता क्या होगी भाई, इसकी विशेषता होगी कि इसका डेल्टा एच जो है इस प्रोसेस का वह पॉजिटिव होगा, यानी एंथैल्पी का बदलाव धनात्मक होगा, यानी उष्मा का अवशोषण होगा। जानते ही हैं हम, ये बात तो बता ही चुके हैं कई बार कि उष्मा शोषी है तो उष्मा अवशोषित होगी, नेट रिजल्ट, और उष्मा क्षेपी है तो उत्सर्जित होगी। दूसरा प्रकार उष्मा क्षेपी माना जाएगा, यानी कि कहेंगे जिसे हम एक्सोथर्मिक, वी कैन कॉल इट एज एक्सोथर्मिक। और इसका जो डेल्टा एच है, इसका जो डेल्टा एच है वह नेगेटिव होता है। डेल्टा एच ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नेगेटिव। ठीक बात, एक डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये नया नहीं है। काइनेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल हमने कई बार किया है कि डेल्टा एच का पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, उष्माशोषी होने का क्या मतलब होता है, उष्माक्षेपी होने का क्या मतलब होता है। यानी कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या बात की, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैंने दी कि उष्मागतिकी को एक्चुअली शुरुआती जो पोर्शन हम उष्मागतिकी के नाम पर पढ़ रहे हैं वो उष्मा रसायन है, ठीक है। चैप्टर का नाम हमने उष्मागतिकी ही दे रखा है, एनसीईआरटी में भी एक ही चैप्टर के रूप में है। कभी कभी इसे केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन या ऐसा कुछ, केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से भी इस चैप्टर को बोला जाता है। अब थर्मोकेमिस्ट्री में अभिक्रिया उष्मा की पढ़ाई की जाती है, यानी किसी रासायनिक परिवर्तन में हुआ उष्मा का बदलाव पढ़ा जाता है। तो वो यहां सबसे पहले तो बात ये कहनी पड़ेगी कि अभिक्रिया उष्मा है क्या, तो उसके संतुलित समीकरण के अनुसार अभिकारकों के पूर्णतः क्रिया करने पर हुआ उष्मा का जो परिवर्तन है उसे अभिक्रिया उष्मा कहते हैं। इज डिफाइंड एज द हीट ऑफ रिएक्शन,
ठीक है ना। जैसा हमने ये कहा कि 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन पूर्णतः क्रिया करने पर जो यहां हीट निकलती है या परिवर्तन ऐसा लिखा है मैंने फिलहाल, तो उसी को डेल्टा HR कहते हैं। दो प्रकार की अभिक्रिया इसके आधार पर बांटी जा सकती है। दो प्रकार से हम यहां इसे बांट सकते हैं, दो प्रकार से इसे हम यहां बंटवारा कर सकते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऊष्मा लगे तो एंडोथर्मिक, निकले तो एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह से हम इसको यहां बांट सकते हैं। उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में। यह जो डेल्टा H है उस पर जाने से पहले थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक नियम भी हैं। ऑब्वियस सी बात है डेल्टा HR के बारे में ही होंगे, है ना। ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा के बारे में ही कुछ आधारभूत नियम है, उन्हें पढ़ लिया जाए। फिर थर्मोकेमिस्ट्री में इस डेल्टा HR के विभिन्न प्रकार पढ़ने होंगे, क्योंकि भाई अभिक्रिया बहुत सारे तरह की होती है, बहुत टाइप की होती है। किसी में कंबंशन होता है, किसी में न्यूट्रलाइजेशन होता है, किसी के अंदर कुछ हो रहा है, तो उस आधार पर इसके विभिन्न प्रकार बना दिए गए। सो लेट अस गो फॉर द बेसिक लॉज जो हम इस्तेमाल करते हैं ऊष्मा रसायन में। तो देखिए, ऊष्मा रसायन थर्मोकेमिस्ट्री के आधारभूत नियम, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है, दो नियम है बेसिकली। देखो बच्चों, दो नियम है मूल रूप से जिनकी हमको पढ़ाई करनी है। पहला है हैस नियम, शायद पहले भी कभी सुना होगा, हैस नियम, हैस लॉ। देखो अब ये क्या कहना है इस हैस लॉ का, समझते हैं हम इस बात। देखिए, हैस नियम ये कहता है, पहले तो मैं इसका फॉर्म ही समझा रहा हूं, फिर मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखा दूंगा। पहले तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। देखो बेटा, मान लेता हूं मैं A से C बना रहा हूं, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उससे मैंने A से C बनाया, और यहां जो ऊष्मा का बदलाव, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां जो ऊष्मा का बदलाव है वो डेल्टा H1 है, ठीक। ये प्रोसेस 1 है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब मेरे को इसमें मजे नहीं आए, ये प्रोसेस 1 है, ठीक। अब मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो पहले A से B बना रहा हूं, फिर उसके बाद C बनाऊंगा B से। यहां जो ऊष्मा का बदलाव है वो डेल्टा H2 हो, यहां जो ऊष्मा का बदलाव है वो डेल्टा H3 हो। ये आपका प्रोसेस नंबर 2। हालांकि प्रोडक्ट वही है, रिएक्टेंट भी सेम है, A से C बन रहा है, दोनों केस में A से C बन रहा है। तो हैस नियम का क्या कहना है? हैस नियम के अनुसार, हालांकि नियम अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन आप इससे ही समझ जाएंगे। हैस नियम ये कहता है कि ये जो डेल्टा H1 है ना बेटा, वो किसके बराबर होगा? H2 के, और बराबर होगा H3 के। यानी कि आप चाहे A से C डायरेक्ट चले जाओ या A से B बनाओ और फिर B से C बनाओ, कुल ऊष्मा का बदलाव सेम होगा। इसको डेल्टा H2 लिख रहा हूं, इसको डेल्टा H3 लिख रहा हूं। यह हैस नियम है मूल रूप से, कि चाहे आप इधर से जाओ किधर से भी जाओ, प्रथम और अंतिम अभिकारक और उत्पाद सेम होने चाहिए। इनिशियल और फाइनल स्टेट यदि समान हो तो ऊष्मा का बदलाव समान ही आएगा। रास्ता भले ही आपने कोई सा भी चुन लिया हो, पाथ कोई भी एडॉप्ट किया हो, रास्ता कोई भी एडॉप्ट किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है इस नियम का। समझे? तो इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं फिर हम। नियम आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि प्रोसेस 1 या प्रोसेस 2, पाथ 1 पाथ 2, कैसे भी करो आप उसको, यह है इस नियम का कहना है। यानी इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखी तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इसके अनुसार किसी अभिक्रिया में हुआ ऊष्मा का परिवर्तन, जिसको डेल्टा HR बोलते हैं ना मेरे भाई, किसी अभिक्रिया में हुआ ऊष्मा का परिवर्तन केवल
प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज यू कैन से, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, अपनाए गए पथ पर नहीं। यानी रास्ता कौन सा चुना है आपने उस पर डिपेंड नहीं करता। ये एक इसका बेसिक नियम हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे ऐसा भी आप कह सकते हो। देखो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं, बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि आप यूं जाए या फिर यूं 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 यूं, एक ही बीच में, ऐसे जरूरी नहीं है। आप ए से सी जा रहे सीधा, या फिर आप ए से पहले बी बनाओ, बी से सी बनाओ, सी से डी बनाओ, डी से ई बनाओ, बनाते चलो, हमें क्या दिक्कत है। तो जो टोटल का हीट का बदलाव होगा तब भी सेम ही आएगा, टोटल एंथैल्पी का जो चेंज आएगा वह भी समान आएगा। ऐसा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुल ऊष्मा का बदलाव समान आएगा तब भी कुल ऊष्मा का बदलाव सेम ही आएगा, ऐसा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कार्बन से CO2 बनाता हूं, ठीक है। यदि इसमें ऊष्मा का बदलाव डेल्टा H1 हो तो, और एक मैं कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता हूं, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूं, अल्टीमेटली बन तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड ही रहा है। यह डेल्टा H2 हो और यह डेल्टा H3 हो, तो बेटा ये यहां पर यह कहना चाहते हो कि C से CO2 बनाने पर जो ऊष्मा का बदलाव होता है वह बराबर होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा H1 बराबर होगा H2 के और यह बराबर होगा H3 के। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमने बताने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा ये एक प्रायोगिक उदाहरण है कि कार्बन से आप पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना दो और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना दो तो वो समान ही परिवर्तन होगा। तो ये हुआ हेस नियम। अब क्या होता है कि हेस नियम पर आधारित एक चक्र आता है जिसकी शायद कुछ चर्चा केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर की गई हो। जालक ऊर्जा तो आया ही था ना, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर जालक ऊर्जा तो हमने कराया ही है। बच्चों यदि जालक ऊर्जा नहीं पढ़ा है, आपके ध्यान में नहीं है, तो कृपया करके पहले केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो देखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग के शुरुआती दूसरे या तीसरे में ही आपको मिल जाएगा जालक ऊर्जा, लेटेस्ट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग के शुरुआती हिस्से के अंदर आयनिक बंध में हमने करवा रखा है, सो कृपया करके उसको देखें। ठीक है ना, यदि जिस बच्चे को लेटेस्ट एनर्जी का आइडिया नहीं है, यानी उसको जालक ऊर्जा उसने नहीं पढ़ा है, तो वहां से वो उसे देख लें। यहां जालक ऊर्जा क्यों आ रही है बताता हूं। हेस नियम पढ़ा, हेस नियम पर आधारित एक चक्र है, हेस नियम पर बेस्ड एक चक्र है जिसको बोलते हैं बॉर्न हैबर चक्र। वह बॉर्न हैबर चक्र जो है वह आपका जालक ऊर्जा निकालने के काम में आता है। चीजें कैसे कनेक्टेड है मैं फिर बोल रहा हूं। जालक ऊर्जा आती है आयनिक बंध में, उसको ज्ञात करने के लिए एक चक्र का इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न हैबर चक्र। और ये जो बॉर्न हैबर चक्र है वो किस पर आधारित है? हेस नियम पर। यानी एक तरह से हेस नियम का अनुप्रयोग हो गया ना, एप्लीकेशन। तो उसको पढ़ते हैं अब यहां। ठीक है ना, कैसे मैं बताता हूं, देखिए। फिलहाल हमारा यहां हेडिंग चमकेगा बॉर्न हैबर साइकिल। चलाने वाली नहीं भैया, वो ढूंढे टायर कहां गए इसके। बॉर्न हैबर चक्र क्या है देखो, एक एक करके बात करता हूं। BH बॉर्न हैबर चक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बॉर्न हैबर चक्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेटेस्ट एनर्जी याद आ गया होगा जिन बच्चों ने पढ़ा है, जालक ऊर्जा क्या होती है, इसको बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो बॉर्न हैबर चक्र का उपयोग जालक ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है। यह
यहां क्या कर रहा है बॉर्न हेबर चक्र, जालक ऊर्जा से हमें क्या लेना देना है यहां पर, तो यह हेस नियम पर आधारित है, ये लेना देना है। सो आप समझ रहे होंगे, इट इज बेस्ड ऑन हैस लॉ। यह हैस लॉ पर आधारित है, हैस नियम पर आधारित है। यह बात आपको समझनी होगी कि हैस नियम पर आधारित होने की वजह से इसको यहां हमें पढ़ना है। तो बच्चों कुछ ये समस्या तो आ रही होगी कि भैया सर ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जालक ऊर्जा क्या होती है हमको तो याद नहीं, या फिर हमने पढ़ा नहीं। तो जैसा मैंने आपको राय दी कि आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जालक ऊर्जा क्या है। छोटा सा इंट्रोडक्शन, एकदम छोटा इंट्रोडक्शन देता हूं। क्या कि दो आयन, दो विपरीत आवेशित आयनों के निकट आकर और एक मोल आयनिक यौगिक बनाने में जो ऊर्जा निकलती है उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण उसके विपरीत आवेशित आयनों से जब आप कर रहे हो तो जो हीट निकलती है, जो ऊष्मा निकल जाती है, उसको जालक ऊर्जा कहा जाता है। यहां मैं डिफाइन भी कर देता हूं क्या है जालक ऊर्जा। पहले आया है वैसे तो, विपरीत आवेशित आयनों के निकट आकर, आयनों के निकट आकर एक मोल आयनिक यौगिक निर्माण एक मोल आयनिक यौगिक निर्माण में मुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है, एलई, लेटिस एनर्जी है ना। इसके विभिन्न कारक भी देखे थे, इसके ऑर्डर भी देखे थे। महत्वपूर्ण है ये केमिकल बॉन्डिंग की दृष्टि से, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में तो कोई खास नहीं है, वहां जरूर इस पर प्रश्न बन सकता है, ठीक बात। कहलाती है, कटलाती लग रहा है इसको, अभी कहलाती करता हूं, ठीक। चलो, तो क्या बात, क्या इंट्रोडक्शन भाई। बॉर्न हैबर चक्र कहां से टपट पड़ा, तो बॉर्न हैबर चक्र हेस नियम पर आधारित है। इसीलिए यहां आ गया क्योंकि हम हेस नियम पढ़ रहे थे, तो इसीलिए इसको भी जानना जरूरी है अब। और बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से ज्ञात क्या करते हैं, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं लेटेस्ट एनर्जी को। एक एग्जांपल बताता हूं, उससे बात आपको समझ में आ जाएगी। NaCl, मान लेते हैं NaCl बना रहे हैं। NaCl एक आयनिक यौगिक है, सरेआम, कोई डाउट नहीं इसमें। तो देखो बेटा, एक तो आपने NaCl को इससे बनाया, इसको संभवन ऊष्मा बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेल्टा H0F। आगे आएगा, अभी विस्तार से और आगे आ जाएगा, चिंता ना करें, ये आगे और अभी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये फॉर्मेशन, F फॉर फॉर्मेशन बन तो रहा है ना, ये तो मानते हो कि नहीं। ये नॉट मीन्स मानक होता है। इसको संभवन ऊष्मा बोल सकते हैं ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि नहीं इसको संभवन ऊष्मा। अभी मैं सिंपल वे में बता देता हूं, क्या हम इसे संभवन ऊष्मा बोल सकते हैं NaCl की? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि NaCl बन रहा है, F फॉर्मेशन को बता रहा है। किससे बन रहा है, तो उसके घटक तत्वों से बन रहा है। तो एक तो मैंने NaCl को ऐसे डायरेक्ट बना दिया, दूसरा मैं इसको आयनों से बनाऊं। यहां पर कौन सी ऊष्मा क्या है ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इसकी संभवन ऊष्मा है। अब एक तो ही मैंने ये डायरेक्ट बना दिया इसको, वन स्टेप प्रोसेस, इट्स अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। और अब मैं इसको एक स्टेप से नहीं बनाऊं बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बनाता हूं, मतलब सब मिला करके। तो देखो बेटा, आयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना और जुड़ना दोनों गैसीय स्टेट में होता है, क्योंकि वही उसी स्टेट में ही आसानी से होगा। आपको ध्यान होगा आयनन ऊर्जा की परिभाषा, आपको ध्यान होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की परिभाषा। सभी डेफिनेशंस में क्या नजर आता है, गैसीय स्टेट नजर आती है। सभी डेफिनेशन में गैसीय स्टेट लेते हैं।
तो इनको बदलते हैं गैस में। तो पहले तो बेटा इसको सीधा यदि मैं गैस में बदलूंगा तो मुझे यहाँ पर जो ऊष्मा लगेगी उसे मैं क्या कहूँगा, डेल्टा एच। ऊर्ध्वपातन बोल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये ऊर्ध्वपातन ही तो हो रहा है सॉलिड से गैस का बनना, है ना। और इस Na से मैं ये बनाऊं, मतलब अब ये स्टेप स्टेप वाइज चल रहा है मामला। इसमें जो होता है वो तो आई कहलाता है, ये तो आपको ध्यान नहीं है सर, यहां ये तो ध्यान है ना, आई आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा ये कौन है, ये कौन है, सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये क्या है, यह है Na की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। अब ये टुकड़ों टुकड़ों वाला मामला चल रहा है ना, एक तो सिंगल स्टेप में बना दिया, अब टुकड़ों टुकड़ों में बना रहा हूं। अच्छा आई क्या है ये तो मालूम है हमको, बहुत अच्छे से हम इससे परिचित है, ये तो मित्र है हमारा, फास्ट फ्रेंड। आयनन ऊर्जा बहुत पढ़ाई की इसकी हमने पीरियडिक टेबल के दौरान, कौन नई बात नहीं है। अब देखें Cl2 से मेरे को Cl बनाना है गैस में, तो वो पहले सही है, तो मुझे इसकी बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। देखो बॉन्ड एनर्जी 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। अरे मेरे भाई Cl2 से Cl बनाना है, Cl2 से Cl बनाना है तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना, Cl के बीच के। 2 क्यों किया डिवाइड, हाफ मोल है ना। बॉन्ड एनर्जी तो हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, यहां पर हाफ मोल ले रहे हो तो D क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा प्रति मोल। प्रति मोल ही डिफाइन है बेटा, ये हमेशा प्रति मोल ही डिफाइन होती है, कहने की जरूरत ही नहीं है, प्रति मोल ही डिफाइन होती है। तो यहां हाफ मोल है तो हाफ कर दिया मैंने। भाई Cl2 से Cl बनाने के लिए मुझे D ऊर्जा लगानी पड़ती थी, लेकिन मेरे पास आधा ही मोल है तो D/2 लगा दी मैंने। अब इससे मैं Cl माइनस गैस बनाता हूं, तो मुझे मालूम है कि ये जो Cl माइनस बन रहा है, यहां जो ऊष्मा लगने वाली है, यहां जो ऊष्मा लगने वाली है उसको हम डेल्टा EgH बोलते हैं। बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, ये तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं ना भाई। ठीक, अब हमको 2 आयन मिल गए, हमको 2 आयन मिल चुके हैं। इन 2 आयनों से अब हम NaCl बना देंगे, चक्र पूरा हो जाएगा। अरे यहां तो ऐसे ही चक्र बनेगा ना भाई, ये। और इसमें जो ऊष्मा का बदलाव होता है बेटा, उसी को बोलते हैं जालक ऊर्जा, एज पर डेफिनेशन। और जो मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताया समझाया हुआ है, इसी को हम जालक ऊर्जा बोलते हैं। ये रही जालक एनर्जी, लेटिस एनर्जी। 2 क्या थी डेफिनेशन, 2 विपरीत आवेशित आयनों के परस्पर निकट आकर 1 मोल यौगिक, आयनिक यौगिक निर्माण में मुक्त हुई ऊष्मा को कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक तो यहां डायरेक्ट हो रहा है, सीधा 1 स्टेप प्रोसेस। दूसरा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, कई सारे पद ले रहे हैं। अब हेस नियम लगाने का समय आ चुका है। हेस नियम क्या कहता है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू हेस नियम के अनुसार मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं कि डेल्टा HF, ये जो एक स्टेप में बना है, वह किसके बराबर होगा, डेल्टा H सब्लिमेशन, इंग्लिश में लिख दूं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन बोलते हैं उसको भाई, हो, और आयनाइजेशन एनर्जी और D/2 और डेल्टा EgH और सबसे काम की जालक ऊर्जा। तो यहां से हम जालक ऊर्जा निकालेंगे कैसे? अरे मेरे भाई, ये जब बाकी सारे मान आपको पता होंगे ना, समझो इस बात को कि यहां जब आपको डेल्टा HF पता होगा, यहां जब आपको IE पता होगा, D पता होगा, ये सब मान आपको दे रखे होंगे क्या? यस, तभी आपको लेटेस्ट एनर्जी मिलेगी। और ये सम के बराबर लिख ही कैसे सके हम, एज पर हेस लॉ। तो यह हेस नियम का एप्लीकेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आपके सामने देख लीजिए। वी कैन कॉल इट एज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। कैसे हुआ यह हेस लॉ का एप्लीकेशन? क्योंकि उसी का कहना है कि ऐसे जोड़ जाड़ करके आप निकाल सकते हो, या उस कुल ऊष्मा के बदलाव को
टोटल हीट के चेंज को आप बोल सकते हो डेल्टा एच एफ NaCl के बराबर, जहां एक स्टेप में काम किया गया है और बाद में कई सारी स्टेप में काम किया गया है। समझे? ये यहां एक चालक ऊर्जा और रह गई U, जिसको हमको ज्ञात करना था। ये है बेटा आपका बॉर्न हैबर चक्र। इट इज नॉन एज द बॉर्न हैबर साइकिल। क्या बोल रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने पढ़ाई स्टार्ट की हैस नियम की। हैस नियम ऐसा कहता था कि भैया आप इधर से उधर से किधर से भी जाओ, यदि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं आपकी समान हैं, अभिकारक और उत्पाद समान हैं, तो कुल ऊष्मा का बदलाव तो सेम ही होगा। ऐसा इस नियम का कहना था। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से वी कैन फाइंड आउट दिस हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन की मदद से, आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से, EGH की मदद से हम लेटेस्ट एनर्जी यहाँ निकाल सकते हैं। और इसमें हमने हैस नियम का उपयोग किया। इस पूरे चक्र को, इस पूरे फॉर्मेट को, क्या ये NaCl के लिए होता है? नहीं, हर आयनिक यौगिक के लिए हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? एक एग्जाम्पल हमने बताया, NaCl सबसे पॉपुलर कंपाउंड है कि नहीं? तो इसीलिए हमने NaCl को सेलेक्ट करते हुए एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है। सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा मेरे भाई कि 1 2 3 4 5 मान दिए गए होंगे और लेटेस्ट एनर्जी पूछी गई होगी, ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि U को उधर ले जाकर के डेल्टा HF को इधर ला करके सॉल्व कर लिया जाएगा। सिंपल है कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यदि बनता है तो कम संभावना होती है, अक्सर नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी हर बुक में जरूर दे रखा है, इसलिए हमने आपको करवाया है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब आते हैं सेकंड नियम की बारी। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ऊष्मा रसायन के नियम। उसमें से कौन सा? पहला हैस नियम। अब दूसरा नियम है, बहुत ही आसान नियम है, ये एकदम इजी है, मजा आ जाएगा। लेवाशिये लैप्लस, नाम भी रोचक है, काम भी रोचक है इनका। लेवोसियर तो आप जानते ही हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। देखिए इन्होंने बहुत ही आसान सी एक बात कही, आप केवल इक्वेशन से समझ जाओगे। देखो A से B बन रहा है और इसमें जो ऊष्मा का बदलाव है, यदि वह माइनस का x किलो कैलोरी है ना, तो B से A के लिए ये इतना ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। समझे? तो इतनी सी बात से ही नियम हमारे समझ में आना चाहिए कि हमने ये कहा है कि भैया A से B बन रहा है, तो डेल्टा H का मान माइनस का x किलो कैलोरी है, तो B से बनाओगे तो प्लस का x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम इजी। यानी कि हम यहां कहना क्या चाह रहे हैं बेटा, हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं उसको भी सुनो। यहां पर हमने ये कहने की कोशिश की है कि अभिक्रिया की दिशा विपरीत करने पर यदि आपने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, यदि आपने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया है ना, अभिक्रिया की दिशा विपरीत करने पर, अभिक्रिया की दिशा विपरीत करने पर अभिक्रिया ऊष्मा का परिमाण तो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड, परंतु साइन चिन्ह बदल जाता है। अब साइन तो दो ही होते हैं, प्लस या माइनस, तीसरा तो कोई साइन है नहीं यहां पर। ये नियम है, एकदम आसान नियम है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इसका भरपूर उपयोग आगे आप देखेंगे। ये जो नियम हमने पढ़ा है ना, इनका एकदम फुल टू यूज होगा आगे। सो लेवाशियर लैप्लस नियम ये कहता है कि भैया A से B, यानी कि आप CO2 बना रहे हो तो जितना ऊष्मा निकल रही है उसको उसी के घटकों में तोड़ोगे ना,
तो उतनी ऊष्मा लगानी पड़ेगी, सेम अमाउंट लगाना पड़ेगा, एक में निकलती है एक में लगानी पड़ती है, सेम परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉमन सेंस, ठीक है ना। ये लेवाशी लैप्लस नियम कहलाते हैं। अब बच्चों इनका उपयोग करने का समय आ गया है, तो यहां हम अभिक्रिया ऊष्मा के विभिन्न प्रकार देख रहे हैं। अभिक्रिया ऊष्मा के विभिन्न प्रकार किस आधार पर हैं? अभिक्रिया के आधार पर, है ना। कैसे कि भैया दहन है तो दहन बोल देंगे, संभवन है तो संभवन बोल देंगे, उदासीनीकरण है तो उदासीनीकरण बोल देंगे। तो उस सीरीज में पहली है मानक संभवन। संभवन मतलब होता है इंग्लिश में बेटा फॉर्मेशन, निर्माण, ठीक है ना। तो मानक संभवन ऊष्मा, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन व्यक्त किया जाता है डेल्टा एच नॉट एफ से। नॉट हमेशा मानक के लिए लगता है, तो मालूम है आपको, एच फॉर हीट या एंथैल्पी और एफ फॉर फॉर्मेशन। तो मानक संभवन ऊष्मा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में अब हम यहां से पढ़ाई करेंगे। देखो बच्चों, यूं तो हमको मालूम है कि किसी भी रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो बनता ही है, तो क्या हर रिएक्शन को मैं मानक संभवन ऊष्मा के लिए यूज कर लूंगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? अरे कुछ तो परिस्थितियां होंगी, कुछ तो कंडीशंस लगाई गई होंगी, कुछ तो पैरामीटर सेट किए गए होंगे जिससे कि हम डिफाइन कर सके, पहचान सके कि हां ये अभिक्रिया में हुआ ऊष्मा का बदलाव मानक संभवन ऊष्मा कहलाने लायक है और किसी और में हुआ बदलाव कहलाने लायक नहीं है। तो इसको पहले मैं परिभाषित कर रहा हूं, फिर बताऊंगा डिटेल में, घबराना नहीं है, बहुत आसान है ये तो, ठीक है ना। समझो पहले, देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। भाई हो भाई देखो, एक मोल पदार्थ, सब्सटेंस, पदार्थ बोले तो सब्सटेंस को या का निर्माण उसके घटक तत्वों से, यह शब्द समझने लायक है तो हम समझाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, लिखने तो दो। मानक अवस्था में करने पर हुआ ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? डेल्टा एच नॉट एफ कहलाता है। यानी भाई परिभाषा है बकायदा, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने यहां तीन टर्म हैं, इस डेफिनेशन में तीन शर्तें नजर आ रही हैं कि कब हम संभवन ऊष्मा कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। कौन सी तीन शर्तें हैं? पहली तो ये रही कि एक मोल बनना चाहिए, चलो ठीक है। दूसरी ये कि इसके घटक तत्वों से बनना चाहिए, ये भी ठीक है। और तीसरी है कि मानक अवस्था में ये सारा कार्य होना चाहिए। इनका क्या मतलब है? अब एक मोल का तो कोई मतलब बताने वाली बात तो बनती नहीं है, एक मोल का मतलब तो हम समझ ही गए कि एक मोल बनना चाहिए। दूसरा घटक तत्वों का क्या मतलब है? देखो जैसे H2O के घटक तत्व, देखो जल तो बहुत सारी रिएक्शन में बनता है, क्या हर रिएक्शन को मैं जल की संभवन ऊष्मा, मानक संभवन ऊष्मा बोल दूंगा? हर रिएक्शन में हुए हीट के चेंज को मैं संभवन ऊष्मा बोल दूंगा कि नहीं? वाटर तो बहुत सारे केसेस में बनता है, लेकिन वाटर को बनाना किससे? H2 और O2 से बनाना है मेरे भाई, क्योंकि उसके घटक तत्व कौन से हैं? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स H2 और O2। SO2 को बनाना है तो किससे बनाना पड़ेगा? सल्फर ऑक्सीजन से। H2SO4 को बनाना है तो किससे बनाऊंगा? हाइड्रोजन से, सल्फर से, ऑक्सीजन से। समझे? ऐसे होता है घटक तत्व। CO2 को बनाना है तो किससे बनाना है? कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन से, क्योंकि घटक तत्व तो कार्बन और ऑक्सीजन है। CO2 के घटक तत्व किसे कहेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन को कहेंगे।
सो घटक तत्व का मतलब समझ गए, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिससे वो मिलकर बना हुआ हो भाई, तत्व होने चाहिए। यहां तक ठीक। और मानक अवस्था, मानक अवस्था का क्या मतलब होता है? सामान्य ताप और 1 atm दाब पर जो सर्वाधिक स्थायी रूप होता है किसी का, उसी को हम क्या बोलते हैं? मानक अवस्था बोलते हैं। तो देखिए, सामान्य ताप जो कि साधारणतया कितना लिया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस, तथा 1 atm दाब, इसको 1 बार कर दिया गया इन दिनों, पर चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक स्थायी रूप, क्योंकि यहां मानक शब्द का उपयोग किया गया है। सर्वाधिक स्थायी रूप मानक अवस्था कहलाता है, स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल दूंगा तो बात समझ में आएगी। जैसे देखो, एग्जाम्पल की तरफ देखूं तो हाइड्रोजन के लिए गैस अवस्था उसकी मानक अवस्था मानी जाएगी। वाटर के लिए लिक्विड स्टेट उसकी मानक अवस्था मानी जाएगी। अरे H2O यूं तो लिक्विड भी है ना, सॉलिड भी है ना, गैस भी है ना, तीनों स्टेट में मिलता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो कौन सी स्टेट में मिलता है? 1 atm प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है ना। जैसे कार्बन है ना, कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं बेटा, तो ग्रेफाइट को मानक माना जाता है। सल्फर के लिए विषम लंबाक्ष रूप को, क्योंकि ये कमरे के ताप पर सर्वाधिक स्थायी रूप हैं, विषम लंबाक्ष को माना जाता है। फास्फोरस में श्वेत फास्फोरस को उसका सर्वाधिक स्थायी रूप माना जाएगा। जैसे किसी कंपाउंड, अच्छा क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए गैस उसकी मानक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि वो कमरे के ताप पर गैस होती है। ऐसे ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में भी अपर रूपों के केस में भी सर्वाधिक स्थायी रूप को मानक माना जाता है। यहां एक नोट डालकर लिखवा देता हूं कि भाई अपर रूप है ना, ये एलोट्रॉप, अपर रूप होने पर साधारण ताप पर सर्वाधिक स्थायी रूप ही मानक माना जाता है। हालांकि यहां एक अपवाद भी है, ध्यान रखें, यहां एक एक्सेप्शन भी है, और वह है व्हाइट फास्फोरस सर्वाधिक स्थायी रूप नहीं है फास्फोरस का, पर कमरे के ताप पर और तो कोई रूप मिलता ही नहीं है इसका, तो फिर इसी को स्टैंडर्ड माना गया है। यहां पर एक एक्सेप्शन और यू कैन से स्पेशल केस भी हमने बिल्कुल हरा हरा बताया है कि भाई जो श्वेत फास्फोरस है वह सबसे स्टेबल फॉर्म नहीं है। जैसे ग्रेफाइट सबसे स्टेबल फॉर्म है, विषम लंबाक्ष को बोलते हैं बेटा रोम्बिक, तो यह सबसे अधिक स्थायी रूप है। लेकिन फास्फोरस के केस में श्वेत वाला सबसे स्थायी नहीं होता है, पर फिर भी उसको स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि कमरे के ताप पे और कोई मिलता ही नहीं है। अब समझो मैंने क्या कहना है, फिर सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, हम यहां डिफाइन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माओं को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन को। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम यहां तक होनी नहीं चाहिए, एकदम ईजी है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मा को परिभाषित करने की श्रेणी में पहले हमने बात की है संभवन ऊष्मा, यानी कि मानक संभवन ऊष्मा, जिसको कि कहा जाएगा मानक संभवन ऊष्मा। 3 शर्तें पूरी हों तो इस कैटेगरी में रखने लायक होता है वो। संभवन का मतलब निर्माण, तो यूं तो हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ निर्मित होता है, तो हर रिएक्शन को थोड़ी ना बोल देंगे हम लोग। उसकी शर्त क्या है? एक मोल बनना चाहिए, बहुत बढ़िया, घटक तत्वों से बनना चाहिए, जिसका मतलब मैंने समझा दिया, और सब अपनी मानक स्टेट में होने चाहिए। जो बन रहा है वो भी, जिनसे बन रहा है वो भी, यानी आप जिसको बना रहे हो वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड का मतलब रूम टेम्परेचर पर 1 atm प्रेशर पर सर्वाधिक स्थायी रूप ही मानक अवस्था कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण बताया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे, ऐसे हमें पूर्ण उम्मीद है। देखो एग्जाम्पल देखो तो आप बात समझोगे। देखिए, जैसे पहला उदाहरण,
सी यहां लिखा है ग्रेफाइट, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन यहां लिखा हमने गैस, CO2 यहां हमने लिखा है फिर से गैस। क्या इस अभिक्रिया में हुए ऊष्मा के बदलाव को हम बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन? यस। डेल्टा HR मतलब इस अभिक्रिया में हुआ ऊष्मा का जो भी बदलाव है उसको मैं कह सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 की मानक संभवन ऊष्मा इसको बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी शर्तों का पालन हो रहा है, 1 मोल बन रहा है मानक अवस्था के अंदर, है कि नहीं? लेकिन क्या इसको बोल सकता हूं? मैंने यहां हीरा ले लिया, हीरा डायमंड। हीरे से कौन CO2 बना था भाई? ये बना। क्या इस प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का बदलाव डेल्टा HR मतलब ये जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी ऊष्मा का बदलाव है, क्या मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं संभवन ऊष्मा? नहीं कर सकते। काहे? अरे भैया हीरा मानक अवस्था नहीं है, ग्रेफाइट है। कमरे के ताप पर सर्वाधिक स्थायी रूप ग्रेफाइट होता है, आपको आश्चर्य हुआ होगा लेकिन ऐसा ही है। हीरा मानक रूप नहीं है कार्बन का ही होगा ना, और किसका? इस रिएक्शन में हुए ऊष्मा के बदलाव को हम डेल्टा H0F नहीं कह पाएंगे। 3वां, क्या इसे कह सकता हूं? Can I define it as the heat change of reaction? क्या इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं? तो भाई मेरे इसको भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कहला सकता हीट ऑफ फॉर्मेशन, मानक संभवन ऊष्मा, इसको भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है? CO तत्व नहीं है। अरे तत्व किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। CO तत्व नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु दिखाई दे रहे हैं। वी कैन इजीली ऑब्जर्व मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स, एक से अधिक प्रकार के परमाणु यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहां पर इसे कोई तत्व नहीं है ये, इसीलिए इसको भी हम डिफाइन नहीं करेंगे। ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि भैया ये संवहन ऊष्मा कहलाने लायक है कि नहीं है। शर्तें आपके सामने हैं, सभी कंडीशंस आपके सामने मैंने रख दी हैं। उम्मीद है इन तीनों उदाहरणों से आप बात को समझ गए होंगे कि कब हम उसको डिफाइन कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। तो इस पर एक प्रश्न तो करना बनता है। यस, तो बिल्कुल बनता है। तो देखिए क्या प्रश्न है। कौन से प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का बदलाव डेल्टा H0F कहलाएगा? इनमें से कौन से प्रोसेस में हुए हीट चेंज को हम डेल्टा H0F कह सकते हैं? एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। H2 गैस, Cl2 गैस, 2HCl गैस, क्या इसको कहेंगे? दूसरा H2 गैस ही है, हाफ O2 यह भी गैस ही है, H2O यह भी गैस है, क्या इसे कहना उचित होगा? हमने पूछा है कि इनमें से किसमें ऊष्मा परिवर्तन को हम डेल्टा H कहेंगे? सल्फर, एकनताक्ष, ये भी इसका एक अपर रूप होता है, सुने होंगे नाम, छोटी कक्षा में भी शायद आ जाता है। क्या इसे कहेंगे? एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं भाइयों। या इसे कहेंगे। इनमें से कौन से प्रोसेस में हुए ऊष्मा के बदलाव को हम डेल्टा H0F की कैटेगरी में रख सकते हैं?
हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले वाले को हम नहीं बोल सकते। समस्या क्या है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। 2 मोल के लिए तो मामला नहीं जमेगा भाई, हमको 1 मोल के लिए ही लेना है। क्या इसे बोल सकते हैं? ना, इसको भी नहीं बोल सकते, इसमें तो 1 ही मोल बन रहा है। लेकिन H2O मानक अवस्था में नहीं है, द्रव होता है। H2O लिक्विड फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट कंसीडर नहीं की जाती है। H2O का गैस रूप लिक्विड स्टेट में कंसीडर की जाती है, गैस रूप कंसीडर नहीं किया जाता है। इसको भी नहीं कह सकते क्योंकि एक नताक्ष सल्फर नहीं है बल्कि विषम लंबाक्ष, जो हमने अभी पिछले पेज पर ही आपको बताया, एक नताक्ष सल्फर मानक रूप नहीं है। यह भी ध्यान रखें, एक नताक्ष नहीं है, विषम लंबाक्ष चाहिए। लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना है HCl कमरे के ताप पर गैस ही होती है। कई प्राणी इसको द्रव मान सकते हैं, तो यहां पर स्पष्ट कर दूं कि HCl रूम टेम्परेचर पर गैस ही है। HCl रूम टेम्परेचर पर गैस है, एक सहसंयोजक यौगिक है। इसको भी कुछ लोग आयनिक मानते हैं, जो कि गलत बात है। HCl को पानी में घोलते हैं तो वह आयनिक नेचर दिखाती है, लेकिन HCl एज ए गैस एक सहसंयोजक यौगिक है। सो यहां ध्यान रखें कि HCl वाला सारे पैरामीटर्स जो हमने सेट किए थे उनको एज इट इज फॉलो कर रहा है। यहां जो इक्वेशन डी है वो सभी चीजों को फॉलो कर रही है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात और इसमें समझे, उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि क्या कहां दिक्कत कौन सी है। उम्मीद है इस बात समझ में आ गई होगी। अब समझिए महत्वपूर्ण बिंदु कि डेल्टा H नॉट F इक्वल्स टू 0 किसके लिए होता है? ठीक है ना, देखिए ध्यान रखना। अब समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। सभी तत्वों की मानक अवस्था है, अभी बताता हूं, घबराना नहीं है, घबराना। मानक अवस्था हेतु डेल्टा H नॉट F 0 होता है। सभी तत्वों की मानक अवस्था में डेल्टा H नॉट F 0 होता है। किसी भी यौगिक के लिए, यहां पर भी एक पॉइंट में ऐड कर दूं, ध्यान रखिएगा, किसी भी यौगिक के लिए, कोई भी यौगिक हो, मानक अवस्था में हो ना हो, यौगिक हेतु डेल्टा H नॉट F 0 नहीं होता, कभी भी नहीं होता। यौगिक और तत्व में अंतर तो समझते हो प्रभु। NO के लिए 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। Cl2O के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। Cl2 के लिए हो सकता है, N2 के लिए हो सकता है, O2 के लिए होता है। यौगिक के लिए कभी नहीं होता। KMnO4 के 0 की संबंध ऊष्मा नहीं हो सकती। तत्वों के लिए 0 क्यों है? देखो मैंने लिखा नाइट्रोजन गैस, मैंने कहा बता इसकी संभव ऊष्मा कितनी है। अब आप सोचो कि नाइट्रोजन गैस का घटक तत्व कौन है। आप किससे बनाओगे नाइट्रोजन गैस को? आपको बनाने की इच्छा हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बनाओगे किससे? आप उसको आप नाइट्रोजन गैस से ही तो बनाओगे। इसका घटक तत्व, इसकी मानक अवस्था सब यही तो है। अरे तो अब नाइट्रोजन गैस को आपने नाइट्रोजन गैस से बनाया तो किया क्या? आपने कुछ भी नहीं किया। नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस बनाई तो कुछ किया ही नहीं है भाई, हटा दो इसको। नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस बनाई तो प्रोसेस हुआ ही कहां? देयर इज नो प्रोसेस एट ऑल। इसमें कोई प्रक्रम नहीं हुआ है, यहां कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस बनाना, इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं किया आपने। अरे नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन गैस कैसे बनाओगे यार? तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ तो ऊष्मा का बदलाव कैसे होगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए इसके लिए 0 होगा। ठीक बात है। ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, क्लोरीन गैस अवस्था में, लेकिन ब्रोमीन की मानक अवस्था लिक्विड होती है। आयोडीन की मानक अवस्था सॉलिड होती है। कार्बन के लिए ग्रेफाइट के अंदर बिल्कुल 0 होगा। फास्फोरस में मैंने बताया था व्हाइट वाले के लिए 0 होगा। ठीक है, सल्फर के अंदर कौन सा? विषम लंबाक्ष, जिसको रोम्बिक बोला जाता है, उसके लिए 0 होगा।
इन सब के लिए डेल्टा एच नॉट एफ का मान शून्य होगा। किसी यौगिक के लिए होता है कि नहीं होता? तत्व के लिए सब हर हमेशा जीरो होता है? नहीं, तत्वों की मानक अवस्था में उनके लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है। क्योंकि उसको बनाओगे किससे? कार्बन ग्रेफाइट को किससे बनाओगे? चलो कार्बन हीरे को तो बना दोगे, लेकिन ग्रेफाइट को संभव ही नहीं। जैसे देखिए मैं बताता हूं एक क्वेश्चन के रूप में, समझिएगा। प्रश्न है कि डेल्टा एच नॉट एफ का मान शून्य होगा। इनमें से कौन ऐसा है जिसके लिए डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू जीरो होगी? पहला ऑप्शन है, ध्यान से देखना, ओजोन। दूसरा ऑप्शन है H2O लिक्विड, समझ रहे हैं? तीसरा ऑप्शन है कार्बन हीरा। चौथा ऑप्शन है सल्फर विषम लंबाक्ष। हमसे यह पूछा गया है, विषम लंबाक्ष का मतलब बेटा वही रोम्बिक है ना। हमसे यह पूछा गया है कि भैया बताइए इसमें से किसके लिए यह वैल्यू शून्य होगी, इसमें से किसके लिए यह मान शून्य होगा, कौन से के लिए वैल्यू जीरो होगी? क्या कहेंगे? क्या ओजोन के लिए होगी? नहीं, ओजोन क्या तत्व नहीं है? बिल्कुल है। O3 भी एक एलिमेंट है, लेकिन वो मानक अवस्था नहीं है। ऑक्सीजन की मानक अवस्था O2 होता है। देखिए ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ए का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। O3 ऑक्सीजन का मानक रूप नहीं है, O2 है वो तो। इसको तो आप इस प्रोसेस से बनाओगे, इसको तो आप इस प्रोसेस से बनाओगे। और बता दूं कि इसकी जो संभवन ऊष्मा होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें हीट लगती है। O3 को तो O2 से बना सकते हैं ना, क्योंकि O2 तो उसका मानक रूप है। O2 इज द स्टैंडर्ड स्टेट। O3 के लिए शून्य होगी क्या? नहीं होगी। H2O लिक्विड हो ही नहीं सकता। मैंने अभी समझाया था यौगिक के लिए। यहां कभी कभी हम लिक्विड से चकमा खा जाते हैं कि मानक अवस्था यूं करके। अरे किसी यौगिक, H2O एक यौगिक है, कंपाउंड है, समझते हो, जिसमें दो तरह के परमाणु हो, उसमें संभव नहीं है। तो यौगिक हेतु डेल्टा एच नॉट एफ जीरो नहीं होती, कभी भी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। किसी भी यौगिक के लिए डेल्टा एच नॉट एफ का मान तो जीरो होता ही नहीं है, संभव ही नहीं। सी नहीं, हीरे के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि फिर से वही बात, हीरा मानक रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। इसे किससे बनाया जाएगा? फिर इसे ग्रेफाइट से बनाया जाएगा मेरे भाई। यह भी ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा, इससे हम बनाएंगे, ऐसे प्रोसेस से बनाएंगे। इसका डेल्टा एच जीरो नहीं होगा, इसमें ऊष्मा का बदलाव हुआ होगा, इसमें हीट का चेंज निश्चित तौर पर हुआ होगा। यानी कि इसको नहीं कह सकते हाँ शून्य विषम लंबाक्ष सल्फर, रोम्बिक सल्फर, जिसको मानक माना गया है, वह तत्व रूप में भी है, तो उसका कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। वो दिखता है कि ये तत्व रूप में भी है, मानक भी है, तो फिर इसके लिए जीरो होगी ही होगी। समझ रहे बात को? क्लियर है? क्लियर है? ये प्रश्न कैसे किया? अच्छा प्रश्न है ये। एक बिंदु और यहां नोट के रूप में डालना चाह रहा हूं, देखिएगा, एक स्पेसिफिक नोट यहां बता रहा हूं, और वो यह है कि तत्वों की, यहां ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच नॉट एफ का मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या यह केवल पॉजिटिव होता है? नहीं। क्या यह केवल नेगेटिव होता है? नहीं। ध्यान रखना कि यदि डेल्टा एच नॉट एफ का मान पॉजिटिव है, यानी ऊष्मा लग रही है उसके बनते समय, यदि वो पॉजिटिव है तो पदार्थ स्थायी नहीं होते, अनस्टेबल होंगे। जिनके लिए ये पॉजिटिव है ये स्टेबल नहीं होते,
यह स्टेबल नहीं होते। जैसे ओजोन को जब ऑक्सीजन से बनता है ना बेटा, ये जब ओजोन बनाया जाता है ऑक्सीजन से, तो इसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, अतः O3 अस्थायी होता है। ओजोन विघटन होता रहता है ना, जानते ही आप। ओजोन डिप्लीशन होता है, आपको मालूम ही है। ओजोन ब्रेक होता रहता है, क्योंकि ओजोन का बनना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम, देखिए कॉमन सेंस है, जब भी किसी यौगिक के बनते समय हीट लगेगी, उसके टूटते समय निकल जाएगी। और हमेशा प्रोसेस इस ब्रह्मांड में कौन सा होना चाहता है, इसमें ऊष्मा निकले। तो O3 टूटना चाह रहा है, उसको दूसरे रिएजेंट जैसे CFC वगैरह मिलते हैं, तो ये काम बहुत आसानी से होने लग जाता है। सो ध्यान रखें, एक बात मैंने स्पष्ट रूप से लिखी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों बिल्कुल हो सकते हैं। पॉजिटिव है तो पदार्थ स्थायी नहीं है, वो स्टेबल नहीं होते। एग्जिस्ट करना और स्टेबल अनस्टेबल अलग बात है। एग्जिस्ट करते हैं, ओजोन के अस्तित्व नहीं रखती है, बिल्कुल रखती है, लेकिन स्थायी नहीं होती है, टूटती रहती है। सो O3 का बनना ऊष्माशोषी है, यानी इसकी डेल्टा H नॉट F पॉजिटिव है, इसीलिए यह कम स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, जिसका भी बनने के लिए, जिसके लिए भी संभवन ऊष्मा का मान धनात्मक होता है, उसके लिए हमेशा डेल्टा H नॉट F की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ऊष्माशोषी प्रक्रम वो कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो कहलाता है। और ध्यान रखें कि ये स्थायी नहीं होते। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डेल्टा H नॉट F का मान होता है नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव में भी जितना नेगेटिव होगा, फिर इसका मतलब सीधा सीधा है कि जितना ऋणात्मक होगा, हमेशा से हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के बनते समय जितनी ऊर्जा निकलेगी उतना ही वह कंपाउंड स्टेबल होगा। कॉमन सेंस है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ऊष्मा लगानी पड़ेगी। उच्च ऋणात्मक मान उच्च स्थायित्व को दर्शाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि डेल्टा H नॉट F का हाईली नेगेटिव उच्च ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है। यदि ऐसा कोई पूछे तो उच्च ऋणात्मक मान उच्च स्थायित्व को दर्शाएगा। सीधा सीधा कनेक्शन बैठेगा, उच्च स्थायित्व को दर्शाता है, यानी इट शोज दैट इट इज हाईली स्टेबल। यानी कि जितना नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी, उतना ही स्टेबिलिटी हाई होगी। समझे? इसका उच्च ऋणात्मक मान, यानी जितना नेगेटिव मान होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। यदि यह पॉजिटिव है तो पदार्थ स्थायी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव है तो स्टेबल नहीं होते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव देन दे आर नॉट स्टेबल। पॉजिटिव है तो स्टेबल नहीं होते हैं, नेगेटिव है तो स्टेबल होते हैं। जितना नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल होते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको किससे मिल सकती है? संभवन ऊष्मा की सहायता से मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। संभवन ऊष्मा से संबंधित जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं वो आप समझे होंगे। एक एक करके सारी चीजों को मैं रिवाइज करा देता हूं। समझने का चैप्टर है ऊष्मागतिकी, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल इसमें हाई रखना पड़ेगा। और बार बार एक बार में नहीं क्लियर होता है तो वीडियो को वापस देखिएगा, 100% बेनिफिट होगा आपको। देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं भैया। ये वही है, किसी रिएक्शन के अंदर बैलेंस वे के अंदर आपने उसको लिखा हुआ है, तो जो हीट निकलती है उसी को हम, या हीट का चेंज आता है, निकलती है ऐसा नहीं कहेंगे, निकलती है या लगती है ना, उसी को कहते हैं। दो तरह से निश्चित तौर पर रिएक्शन हो सकती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। जब एंडोथर्मिक होती है ना, तो ध्यान रखना कि जो हीट ऑफ प्रोडक्ट है वो ज्यादा होती है हीट ऑफ रिएक्टेंट से, और जब एक्सोथर्मिक होती है तो हीट ऑफ प्रोडक्ट कम होती है हीट ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होगी तो प्रोडक्ट की हीट कम होगी, एंडोथर्मिक होगी तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी। इस बात को भी आप समझें। ऊष्मा रसायन के कुछ नियम है, बहुत आसान से नियम है। हैस नियम, लेवाशियर लैप्लस नियम, इनका उपयोग कहां करेंगे, आगे आएगा उपयोग। वैसे तो एक तो लेटिस एनर्जी वाला तो देख ही लिया, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में भी इनका उपयोग आएगा, घबराए नहीं। ठीक है ना। सो हैस नियम क्या है, बहुत ही आसान सा नियम था, कोई दिक्कत नहीं थी। सी से CO2 बनाते हो तो जो ऊष्मा का बदलाव होता है वो, चाहे आप C से CO बनाओ फिर CO से CO2 बनाओ, टोटल के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, है ना। जो ऊष्मा का बदलाव है वह कुल ऊष्मा के बराबर होगा। सो H1 इज इक्वल्स टू H2 प्लस H3, डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है।
कोई डाउट नहीं इसमें। बॉर्न-हैबर चक्र, बॉर्न-हैबर चक्र का उपयोग जालक ऊर्जा यानी लेटिस एनर्जी ज्ञात करने के लिए करते हैं। यह हेस नियम पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, विपरीत आवेशित आयनों के निकट आकर एक मूल यौगिक बनाने में, यानी इस प्रोसेस में, ओनली ये वाला, पूरा नहीं समझ लेना मेरे भाई, पूरे में तो अलग अलग ऊर्जा है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये जालक ऊर्जा वाला है। ओनली दिस मच इज योर लेटेस्ट एनर्जी। केवल इतना जो है ना, मैं इसको अलग कलर से भी बना देता हूं ताकि आप समझें कि ये जो मैंने कर रखा है यहां पर, केवल इसका संबंध आपकी लेटेस्ट एनर्जी से है। कहीं आप पूरा ना मान बैठे हैं इसको मेरे भाई। ये है लेटेस्ट एनर्जी, पर इसमें इन सभी ऊर्जाओं के मान मालूम होंगे तभी आप इस वैल्यू को भी निकाल पाएंगे। ये रही लेटेस्ट एनर्जी। इस प्रोसेस में हुआ जो ऊष्मा का बदलाव है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इन सभी ऊष्माओं के, बाकी सभी ऊष्माओं के मान यदि ज्ञात हो जाते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी ज्ञात की जा सकती है। इसमें हेस नियम हमने इस इक्वेशन को लिखने में लगाया है। ये प्लस यू है, इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरे भाइयों। लेवाइसी लैप्लेस बेचारा बहुत ही सीधा साधा सा नियम है। ए से बी यदि पर है, बहुत उपयोगी है ना, ए से बी यदि -x है तो बी से +x हो जाएगा। बहुत साधारण नियम है। अभिक्रिया ऊष्मा के प्रकार, इसमें पहला मैंने देखा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या शर्त है, 3 शर्तें भाई साहब। 1 मोल बनना चाहिए, घटक तत्वों से बनना चाहिए, मानक अवस्था में बनना चाहिए। 1 मोल का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, मोल कण से पड़ा हुआ है। घटक तत्वों का मतलब मैंने समझा दिया था। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो किससे बनाना पड़ेगा, कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, ऐसे समझे। घटक का मतलब CH4 बनाना है तो किससे बनाना पड़ेगा, कार्बन से और हाइड्रोजन से। ये तो CH4 बहुत सारी विधियों से बनता है, लेकिन अपने को यहां मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन से है। मानक अवस्था यानी सर्वाधिक स्थायी रूप, उसके उदाहरण मैंने बता दिए सारे के सारे आपको। अपर रूप के केस में आप समझते होंगे एलोट्रॉप्स। अपर रूप मतलब क्या होता है बेटा, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स के केस में जो उनका कमरे के ताप पर सर्वाधिक स्थायी रूप है, इस अपवाद के अलावा, है ना, सब के लिए जो कमरे के ताप पर सर्वाधिक स्थायी रूप है उसी को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया है। जैसे कार्बन के लिए ग्रेफाइट, एस के लिए विषम लंबाक्ष। ठीक है, पहले वाला को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेफाइट लिया था। पहले वाले को डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे वाले को नहीं कर सकते क्योंकि हीरा ले लिया। हीरा जो है वो सदा के लिए तो है, लेकिन यहां नहीं है काम का। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं ले सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड तत्व नहीं है मेरे भाई। तत्व का मतलब जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, ये एक यौगिक है। इट्स अ कंपाउंड बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, है ना। तत्व नहीं है, यौगिक है। कौन से प्रक्रम में हुआ ऊष्मा का परिवर्तन डेल्टा H नॉट F कहलाने लायक है। पहले वाले को नहीं कहेंगे, 2 मोल बन रहे हैं। हाँ, इसमें जो भी ऊष्मा का बदलाव हो रहा है उसको आधा कर दूं तो डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना। इसमें यदि x किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है या लग रही है, जो भी है, x किलो कैलोरी ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, तो उसको मैं डेल्टा HF नहीं कह सकता। x/2 करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, तब डिफाइन कर पाओगे। हाँ, S एक नताक्ष, इसको एक नताक्ष इसको नहीं कह सकते क्योंकि एक नताक्ष यानी इसको मोनोक्लिनिक कहा जाता। भाई एक नताक्ष मोनोक्लिनिक है ना। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक 2 मूल रूप होते हैं सल्फर के, तो मोनोक्लिनिक वाला काम का नहीं है आपका क्योंकि वो मानक रूप नहीं है, जैसा कि स्पष्ट किया हमने पहले ही। ठीक है, दूसरे लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डेल्टा H नॉट F 0 कब होता है, सभी तत्वों के लिए मानक अवस्था में 0 होता है, यौगिक के लिए कभी 0 नहीं होता। कोई अवस्था में ले लो, H2O गैस के लिए भी नहीं, H2O लिक्विड के लिए नहीं, H2O सॉलिड के लिए भी नहीं, क्योंकि उसको तो H2O सॉलिड को बनाना है तो H2O और O2 से बना सकते हैं ना, प्रॉब्लम किधर है। सो यहां पर ध्यान रखना कि तत्वों के लिए मानक अवस्था में डेल्टा H नॉट 0 होता है, वो भी कब, जब उनकी स्टैंडर्ड स्टेट ली गई हो। यानी कार्बन के लिए हमेशा होगा क्या, नहीं, हीरे के लिए नहीं है, ग्रेफाइट के लिए है, फास्फोरस रेड के लिए नहीं है, व्हाइट के लिए है, मोनोक्लिनिक के लिए नहीं है, रोम्बिक के लिए। मोनोक्लिनिक यानी एक नताक्ष, रोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष। ठीक है ना, रोम्बिक का मतलब विषम लंबाक्ष। ये इसके अपर रूप है। उम्मीद है नाम आपने सुने होंगे या छोटी कक्षाओं में इनके बारे में जानकारी आती होगी। पी ब्लॉक में तो डिटेल आई जाएगा, खैर पी ब्लॉक में तो डिटेल आई जाएगा। कमान 0 कब होगा, ओजोन, H2O हीरा, S विषम लंबाक्ष रोम्बिक। ओजोन मानक रूप नहीं है, ध्यान रखना। O3 इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मानक रूप नहीं है क्योंकि वो O2 होता है और O2 से O3 जब बनाते हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां पर ये जाने कि
जब भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू जब भी पॉजिटिव है तो वह कम स्थायी होगी केस में, कोई डाउट किसी को नहीं हो सकता। डेल्टा एच नॉट एफ का मान पॉजिटिव, ये लास्ट वाली इसमें मैंने बताया कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखना कुछ ऊष्माओं के मान आगे केवल नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन ये फिलहाल स्पष्ट है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और यदि ये पॉजिटिव है तो वे स्थायी नहीं होते हैं। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट स्टेबल एट ऑल। O3 अस्थायी होता है। डेल्टा एच नॉट एफ का उच्च ऋणात्मक मान है ना, डेल्टा एच नॉट एफ का उच्च ऋणात्मक क्या मान क्या दर्शाता है, उच्च स्थायित्व को दर्शाएगा। यानी कि जितना नेगेटिव आएगा, जितना नेगेटिव वैल्यू है उतना ज्यादा स्टेबल है। कॉमन सेंस है, क्योंकि उसका उल्टा प्रोसेस करने के लिए उतनी ही हीट लगानी पड़ेगी, तो स्थायी हो गया ना। और यदि किसी के बनते समय ऊष्मा लगी है तो इसका मतलब उसके टूटते समय निकलेगी, तो फिर ऊष्मा निकल रही है तो फिर बहुत आसान काम हो जाएगा, है ना। निकलने का मतलब है बहुत इजीली हो जाएगा ना वो तो काम। उम्मीद है यहां तक आप डेल्टा एच नॉट एफ के बारे में जो भी बताया गया, अभी डेल्टा एच नॉट एफ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ 15-20 मिनट का पोर्शन और है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद अगली ऊष्मा की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा थर्मोडायनेमिक्स में या ऊष्मा रसायन में थोड़ी मेहनत लगती है, कंसंट्रेशन लेवल हाई होना ही चाहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कीजिएगा। थोड़ी मेहनत ये मांगता है चैप्टर, है ना, लेकिन क्लियर हो जाएगा तो फिर डाउट नहीं है, ठीक है ना, फिर आराम से हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करना है इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने जो किए जैसे स्टेट ऑफ मैटर वो भी ठीक था, मेटलर्जी उतनी मेहनत नहीं मांगता, मेटलर्जी इजी वे में थोड़ा सा याद कर लो काम हो जाता है, ये थोड़ी मेहनत है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।